जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन बैनिशिंग सेरेमनी में एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोग प्राइम स्टार में तबाही मचा देते हैं। उन्होंने फेंगजी की मदद से थंडर रॉक नाम के डीमन किंग को आजाद कर दिया, जो कि समंदर में मौजूद बैरियर को ब्रेक कर देता है। इससे स्टार पैलेस का काम काफी ज्यादा बढ़ गया था। वहीं पर हानली ने आउटर सी में जाकर कई सारे डीमंस का खात्मा करते हुए उनकी कोर को हासिल किया, जिसके बाद वो कोर फॉर्म करने के लिए हेवनली स्टार सिटी में एक घर रेंट पर लेता है। यहाँ से हानली की कोर फॉर्मेशन की जर्नी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्टार पैलेस का जिन कोई एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड पर यहाँ के पैट्रियार्क से मिलने पहुंच जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ग्रैंड एल्डर जिनकोई ने पैट्रियार्क को उनके सामने आने का हुक्म दिया था। तभी ऊंचाओ कहता है, सीनियर अगर आप यहाँ पर खुद आए हो इसका मतलब ये है कि ये मसला काफी ज्यादा सीरियस होगा, मगर हमारे पैट्रियार्क ब्रेक थ्रू करने में एकदम क्रूशियल मोमेंट पर है, तो शायद वो आपसे मिलने के लिए इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो क्यों ना आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्द ही उन्हें आपके आने की खबर भिजवाता हूँ। तो जिनकोई ने बस अपना हाथ घुमाकर वहाँ पर एक सर्कल बना लिया। अब वो सर्कल जिस भी जगह को टच हो रहा था वो जगह अपने आप ब्लास्ट होने लगी। धीरे धीरे करके उस सर्कल ने उस आधे आइलैंड को बस कुछ ही सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऊंचा तो इस तबाही को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो जिनको से कह रहा था कि सीनियर प्लीज शांत हो जाए, पहले ही हमारा आइलैंड इतनी सी जान है, अगर आपने एक बार और हाथ घुमा दिया तो ये कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी इन धमाकों की आवाजें सुनकर एक चीज केव से ऊपर आने लगी। साथ ही वहाँ पर अब काफी सारा धुआं फैल गया था, जिसके बाद हमें पैट्रियार्क की आवाज आने लगती है। वो हंसते हुए कह रहा था कि ग्रैंड एल्डर जिनकोई, आपके जैसे महान शख्स का हमारे यहाँ आना कैसे हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सामने तुरंत हाजिर नहीं हो पाया। और फिर वहाँ पर एक स्मोक से बना हुआ स्कल बन जाता है। पैट्रियार्क कहने लगा कि शायद ऊंचाओं ने आपका ढंग से स्वागत नहीं किया, इसलिए तो आपने मेरे आधे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर जिनकोई कहते, बुढ़ाओ ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। कुछ दिनों पहले कई सारे डिमोनिक बीस्ट ने बीसली टाइड के जरिए मेरे हेवनली स्टार सिटी पर हमला किया और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जो सुनते ही पैट्रियार्क सीधे उनके सामने आ जाता है। जिनकोई कह रहे थे कि एल्डर लियो ने तुम्हारी सारी हरकतों को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो बंदा इतनी जल्दी किसी को पनिश नहीं करता, लेकिन तुम्हें माफ करके उसने बस एक सांप को दूध पिलाया है जो कि अपने ही मालिक को काटना चाहता। जिसके बाद जिनकोई वहाँ पर बहुत ही विशाल डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ बॉल क्रिएट कर देते हैं। उस बॉल को देखते ही इस आइलैंड का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, मगर उस एनर्जी ने उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। जो देखकर पैट्रियार्क कहने लगा कि तुम्हें तो बस किसी पर इल्जाम लगाना है, मेरी बात सुने बिना ही तुमने एक्शन लिया। वाकई स्टार पैलेस के लोग किसी की नहीं सुनते। जिस पर जिनकोई जवाब देते हुए कहने लगे कि जब से मैंने 2 सेंट्स को सर्व करना शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैंने न जाने कितने सारे सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया होगा। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो भी सेम तुम्हारी जैसी ही बातें करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहा हूँ, तो मैंने उन सबको खत्म करके उनकी मुश्किलें भी खत्म कर दी। इधर जिनकोई का एनर्जी बॉल बड़ी तेजी से एब्सोल्यूट आइलैंड को तबाह कर रहा था, तो पैट्रियार्क अपनी पावर्स का यूज करके इस डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करने लगा। साथ ही वो जिनकोई को बताता है कि मैं न जाने कितने सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी स्टार पैलेस के किसी भी काम में दखल नहीं दी, और यही बात मैंने एल्डर लियो को भी बताई थी। मेरा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड पर बस एक ही मकसद है, मेरे डिसाइपल्स को जिंदा रखना। अगर आपके स्टार पैलेस के खिलाफ कोई गया है तो वो हम नहीं बल्कि कोई और है। भले आज तुम मुझे हरा दो, मगर जिनकोई क्या तुम उन एंसेस्टर को हरा पाओगी जिन्होंने प्राइम स्टार पर अटैक करवा के स्टार पैलेस के खिलाफ बगावत की। जो सुनकर जिनकोई कह रहा था कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक वार्निंग है, मैं तुम्हारे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड और उन ओल्ड मास्टर्स में कोई कनेक्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि मैं सिक्स पाथ और मार्शल आर्ट वान को हरा नहीं सकता, मगर तुम्हें और तुम्हारे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे बस अपना हाथ घुमाने की जरूरत होगी। जिसके बाद जिनकोई अपनी पावरफुल ऑरा से वहाँ मौजूद सारे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। इधर पैट्रियार्क अपनी तरफ से इस तबाही को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि आज मैंने तुम्हारी रियल पावर को विटनेस किया है, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं स्टार पैलेस के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करूँगा। स्टार पैलेस ने हजारों सालों से क्योटिक सी पर रूल किया है, मगर इस समंदर पर कई सारे लोगों ने मसले खड़े करने की भी कोशिश की, लेकिन आप उन बाकी गद्दारों जैसे नहीं हो, आप तो स्टार पैलेस के दिल से वफादार हो। जो सुनते ही जिनकोई अपने अटैक को रोककर कहने लगे कि मुझे मस्का मारने की जरूरत नहीं। खैर अब कई सालों के बाद वो प्लेस
दोबारा से ओपन होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम भी वहाँ जाना चाहते हो। जो सुनकर पैट्रियार्क कहता है कि शायद आप भी थ्रोन पर असेंड होने वाले हो, जिस पर जिनकुई कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। दरअसल यहाँ पर जिनकुई को स्टार पैलेस में एक बहुत बड़ी पोस्ट मिलने वाली थी। जिनकुई कह रही थी कि उस जगह के ओपन होते ही कई सारे लोग इमॉर्टलिटी को हासिल करने के लिए वहाँ जाकर फाइट करेंगे। तो अगर तुम मेरे स्टार पैलेस के साथ दोस्ती कर लो तो मैं उस बैटल में तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर पैट्रियार्क कहता है ग्रैंड एल्डर, इसके बदले में आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो, प्लीज मुझे शो कीजिए। तो जिनकुई अपने विजन्स के जरिए उन्हें कुछ बातें बता देते हैं। पैट्रियार्क के अलावा और कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। अब पैट्रियार्क कहता है कि अगर मैं हाँ बोल दूं तो फिर पीछे नहीं हट पाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं सोच समझकर आपको जवाब दे दूंगा। जो सुनते ही जिनकुई वहाँ से गायब हो जाते हैं, मगर उनकी आवाज उस जगह पर गूंज रही थी। वो कह रही थी कि जल्दी से फैसला कर लो। वॉइड हेवन हॉल की रीओपन होते ही मैं एक बार फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। उस वक्त मुझे तुम्हारा फाइनल डिसीजन चाहिए। आप जिनकुई के वहाँ से जाते ही ऊंचा पैट्रियार्क को संभालने लगा। पैट्रियार्क काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि जिनकुई स्टार पैलेस के 6 एल्डर्स का हेड है। 8 से 200 सालों पहले उसने नेसेंट सोल स्टेज को पार कर लिया था, इसलिए मैं इस बंदे का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर ऊजाओ कहते हैं एंसेस्टर, वो बंदा इतना पावरफुल होके भी आपसे मदद मांग रहा था। इससे ये बात साबित होती है कि आप कितने महान हो। जिस पर पैट्रियार्क कहता है कि तुम्हें तो बस मुझे मस्का मारने आता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि जिनकुई ने मुझे कितना मुश्किल काम दिया है। देखो दोनों सेंट स्टार पैलेस छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए जिनकुई खुद होकर यहाँ आया था। तो ऊंचा पूछता है कि पैट्रियार्क आखिर वो बंदा आपसे चाहता क्या है। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए कहने लगा कि वो चाहता है कि मैं किसी को खत्म करूँ। अब वो पर्सन कौन है जिसे जिनकुई मारना चाहता है, ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। जिसके बाद हमें आउटर सी में मौजूद ड्रैगन वाटर्स का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम थंडर रॉक को देख पाते हैं, जिससे मिलने के लिए फिंगजी पहुंच गया था। थंडर रॉक ने तो आते ही उस पर अपनी इवेडिंग लाइट से हमला किया, मगर फिंगजी पर उसका कोई असर नहीं होता, इसलिए वो फिंगजी से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करने लगा। जो सुनकर फिंगजी कहता है सीनियर, आपके मुंह से तारीफें सुनना मेरे लिए किस्मत की बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर थंडर रॉक उस पर अचानक से भड़क जाता है। वो कह रहा था कि शुक्रिया अदा करना और माफी मांगना ये सब उन घटिया ह्यूमंस के चौचले हैं, तो मेरे सामने उनकी भाषा मत बोलो। हम डीमंस उन इंसानों से अलग हैं, तो हमें डीमंस ही रहने दो। जिस पर फिंगजी कहने लगा कि मुझे लगा ही नहीं था कि आपको मेरी बातों पर गुस्सा आएगा। इन 1000 सालों में आप पर कई सारे कल्टीवेटर्स ने हमले किए, आपको बुरी तरह से सप्रेस किया, जाहिर सी बात है कि आप उन पर गुस्सा होंगे। जिस पर थंडर रॉक कहता है कि ह्यूमन हमें एलिक्सर के लिए मार देते हैं और हम डीमंस इंसाफ के लिए उन्हें खत्म करते हैं। हम दोनों रेसेस लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, मगर हम दोनों में से कोई ऐसा बंदा नहीं जो हजारों सालों तक जिंदा रहा हो। फाइनली हम सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। खैर चलो अब तुम्हारी बात की जाए, तुमने मुझे आजाद करके यहाँ तक चेस किया, मेरे ख्याल से तुम मेरे स्पीड थंडर विंग्स पर कब्जा करना चाहते हो। जिसके बाद थंडर रॉक अपनी एनर्जी से फिंगजी को अपना डोमिनेंस शो करता है। फिंगजी कह रहा था कि सीनियर, आपके स्पीड थंडर विंग्स काफी ज्यादा यूनिक है, इस दुनिया में इतनी शार्प और स्पीड से भरपूर विंग्स किसी के पास मौजूद नहीं। मैं जानता हूँ कि कई सारे ह्यूमंस इन्हें आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, इसलिए तो मैंने आपको ह्यूमंस की कैद से आजाद किया ताकि आप ये विंग्स मेरे हवाले कर दो और मैं इन्हें महफूज रखूंगा। आफ्टर ऑल मैं भी आप ही के जैसे विंग्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो सुनकर थंडर रॉक जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि शायद तुम भी इंसानों जैसे ही पॉइजनस हो, तुम एक चोरी को एहसान का नाम देकर मुझसे मेरा ट्रेजर छीनना चाहते हो। तो फिंगजी उसे बताने लगा कि मैं हजारों सालों से ह्यूमन सोसाइटी में रहता आया हूँ, मैंने उनके बीच रहकर काफी सारी चीजें सीखी, जैसे कि मैजिकल टूल्स और एलिक्सर कैसे बनाए जाए। मैंने ये सब इंसानों से इसलिए सीखा ताकि एक दिन इसी का यूज करके मैं उन्हें हरा पाऊँ। हजारों सालों पहले हम डीमंस माउंटेन एंड सीज पर राज करते थे, उस वक्त क्या शान और क्या रुतबा था हमारा, मगर फिर उन घटिया इंसानों ने हमसे हमारी रियासत छीनकर हमें आउटर सी में भेज दिया। सी मॉन्स्टर, विंग्स, बीस्ट, हम सबके सब धीरे धीरे कम होते गए। इंसानों ने हमारा खाने और एलिक्सर बनाने के लिए कत्ल करना शुरू कर दिए। और सच बताओ तो मैं किसी इंसान की स्टोरेज बैग में बिल्कुल जाना नहीं चाहता। जिस पर थंडर रॉक कहता है कि बच्चे, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो, मगर तुम ये बताना चाहते हो कि हम डीमंस हमेशा ऐसे ही दबके रहेंगे। जिस पर फिंगजी कह रहा था कि आपको ह्यूमंस ने हजारों सालों तक सप्रेस रखा, इन सालों में इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ह्यूमंस की ताकत उनके कमजोर होने से ही उभरती जा रही। वो लोग फिजिकली कमजोर होने की वजह से उन्हें कल्टीवेशन मेथड, मैजिकल टूल्स और एलिक्सर्स पर डिपेंड रहना पड़ता। और बात की जाए स्पिरिचुअल रूट्स की तो सबके पास नहीं होते, इसलिए हजारों लोग मिलकर बस एक ही बंदे को असेंड करने में मदद करते हैं। इनकी लाइफ कम होने की वजह से ये लोग इमॉर्टलिटी को एक्सप्लोर करके इमॉर्टल बन जाते
हैं और फिर वही बनाते हैं इस दुनिया के कानून, और फिर हमारे जैसे डीमंस को उन्हें ओबे करना पड़ता है। अब अगर हम विंग्स को दोबारा से इस दुनिया का राजा बनना है तो हम सिर्फ अपनी रॉ पावर पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें भी इंसानों जैसे खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। उसकी बातों से थंडर रॉक हैरान हो गया। वो कहते बच्चे तुम्हारी सोच तो बेहतरीन है, मगर इस जर्नी में तुम अकेले रहोगे क्योंकि हजारों सालों से डीमंस का कोई राजा नहीं है। जिस पर फिंगजी कहने लगा कि यही तो मैं चाहता हूँ, मुझे बनना है डीमंस का राजा। इसलिए थंडर रॉक उसे अपने विंग्स देने के लिए तैयार हो गया, मगर उसकी एक शर्त थी, फिंगजी को ये विंग्स डीमंस के रूल्स के हिसाब से हासिल करने होंगे, यानी कि बैटल में जीतकर। थंडर रॉक कह रहा था कि जब पुराना राजा मरता है तभी नए राजा का जन्म होता, इसलिए डीमंस का नया साम्राज्य मेरे डेड बॉडी पर ही एस्टेब्लिश होगा और उसके राजा बनोगे तुम। मैं तुम्हें दुआ भी दूंगा और बद्दुआ भी। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। फिंगजी कह रहा था कि मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और इसलिए मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। जिसके बाद थंडर रॉक हवा में फ्लाई करते हुए अपनी इवेडिंग लाइटनिंग को समन करके फिंगजी पर अटैक कर देता है, मगर फिंगजी ने स्माइल करते हुए उस अटैक को डॉज कर दिया। अब वो भी अपनी पावर्स को समन करते हुए थंडर रॉक पर हमला करने चला गया। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो के हमें सीधे 20 साल बाद की कहानी दिखाई गई। हम यहाँ पर एक बंदे को देख पाते जो कि माउंटेन्स में हर्ब्स कलेक्ट करने आया था। वहाँ पर उसे कुछ एनर्जी के ट्रेसेस नजर आए। वो सारी एनर्जी हानली की बॉडी से रिलीज हो रही थी। जिसके बाद हमें हानली की माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया। उस डार्क स्पेस में हमें गोल्डन लाइट को बाहर आते हुए देख पाते हैं, जो कि हूबहू एक हाफ सर्कल जैसी थी। हानली कह रहा था कि सन और मून चेंज होते हैं, केओस भी मिक्स होता है और फिर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और फिर उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी, जिसने सभी मॉर्टल्स का ध्यान खींच लिया था। साथ ही वहीं पर हम 2 डिसाइपल्स को देख पाते हैं जो कि उस माउंटेन्स के पास आकर रुक गए थे। वो कहने लगे कि शायद कोई बंदा अपनी कोर को फॉर्म कर रहा होगा, मगर तभी उन्हें उस ऑरा में कुछ बदलाव नजर आए क्योंकि हानली ने यहाँ पर 3 रेवोल्यूशन एक्ट का यूज किया था। इस आर्ट के बगैर वो कभी कोर फॉर्म नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास फॉल्स रूट है। इन 3 एक्ट में से 2 एक्ट को तो हानली ने यूज किया था, मगर तीसरे एक्ट से पहले वो रोशनी गायब हो गई, जो देख इन 2 कल्टीवेटर्स के साथ साथ मॉर्टल्स को भी बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बंदा कोर फॉर्मेशन में फेल हो चुका है। अब हमें सीधे 40 साल बाद का सीन दिखाया गया। पूरे टाउन में पावरफुल ऑरा के ट्रेसेस फैलने लगे थे, जिन्हें देखकर कुछ बुजुर्ग लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट इन ट्रेसेस को स्टार पैलेस और मेलोडियस सिक के लोगों ने भी विटनेस किया। अब यहाँ पर हम वेन सियू को देख पाते हैं। गाइस, ये हानली के पुराने दोस्त वेन चियांग की बेटी थी। वो इस रोशनी के बारे में अपनी सेक लीडर को भी बताने लगी। वो दोनों भी समझ गई थी कि शायद किसी बंदे ने अपनी कोर को फॉर्म किया है। वहीं दूसरी तरफ हानली अपनी कोर फॉर्म करने के बाद एक दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। वो इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका था। हानली देखता है कि दीवार तोड़ने की वजह से जैंग उसे काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा, तो कहता है यार मैं एक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और उसी की वजह से बार बार ये दीवार ब्रेक हो रही। इसमें मेरी नहीं बल्कि सारी गलती इस दीवार की है। अब उसके वहाँ से जाते ही जैंग ने झाड़ू मारना शुरू कर दिया। शायद इसी वजह से जैंग हानली को घूर के देख रहा था। हानली खुद से काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि फाइनली मेरी कोर फॉर्म हो गई। साथ ही साथ तो कुछ लोगों को याद करने लगा, जिनमें सबसे पहले नंबर पर थी मोरुआन, फिर मास्टर ली हुआ, नानगोंगवान, ली फेयू और उसके पेरेंट्स। वो कह रहा था कि देख लिया ना आप लोगों ने, मैंने कोर फॉर्म कर ली है और वो भी फॉल्स स्पिरिचुअल रूट के साथ। ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। अब हानली एक लंबे अरसे से कोर फॉर्म करने में बिजी था, तो इसी दरमियान उसे ढेर सारे लोगों ने जेड मैसेजेस और गिफ्ट भेजे, तो हानली उन्हें 1 बाय 1 पढ़ना शुरू कर देता है। कई सारे लोगों ने उसे पैगाम भेजे थे, जिसमें से एक उसका पड़ोसी भी था। वो बंदा हानली से मिलना चाहता था, तो हानली को भी लगा कि इससे दोस्ती करना सही रहेगा। अब इनमें से कुछ पैगाम तो काफी ज्यादा बेकार थे। कोई हानली की केव कम रेट में खरीदना चाहता था, तो कोई हानली के पास खूबसूरत लड़कियां भेजना चाहता था ताकि वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके खुद की थकावट को दूर कर पाए। अब हानली को जिनके भी पैगाम अच्छे लगे थे उन सबको तोहफे भेजने का काम हानली ने जैंग को दिया था। अब हानली का बस एक जेड टोकन पढ़ना ही बाकी था और ये जेड आया था वेन सियू से। वो कहते कि सीनियर, मैंने आपके लिए हर रोज प्रे किया कि आप कामयाब हो जाओ। साथ ही आपने दिए हुए मटेरियल का यूज करके मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ। इनफैक्ट अब तो मैंने एक सेक्ट भी ज्वाइन किया है। हानली भी सियू की कामयाबी से काफी ज्यादा खुश था, मगर अब वो उसके साथ कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहता
चाहता था, इसलिए हानली ने उसका टोकन डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हानली अपनी केव को विजिट करता है, जहाँ पर उसने गोल्ड बीटल्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और वो गोल्ड बीटल्स भी हानली को इतनी सालों के बाद देखकर खुश हो गए। वहीं पर हानली से मिलने के लिए मकड़ी के बच्चे भी पहुँच गए थे। वो दोनों भी अब चौथी रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट बन चुके हैं, तो हानली भी उनका ढेर सारा लाड करता है। साथ ही उसने इन दोनों को नाम भी दिए थे, एक का नाम था बाई और दूसरे का नाम था यू। जिसके बाद हानली उन्हें स्टोरेज बैग में रख कर सोचने लगा कि अब तो मैंने कोर फॉर्म कर ली है, साथ ही मेरे स्पिरिचुअल पेट्स भी बड़े हो गए, तो मैंने अब मैजिक ट्रेजर के बारे में सोचना चाहिए। नेटल मैजिक वेपन रिफाइन करना काफी ज्यादा जरूरी था। हानली ने जिस अजुरेशन सोड आर्ट मैनुअल को प्रैक्टिस किया था, उसमें ऐसी नेटल मैजिक वेपन का जिक्र है, मगर उस वेपन को बनाने के लिए मटेरियल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए हानली अपने नेबर को इनवाइट करता है। वेल, इस बंदे का नाम था जिनचिंग और ये बंदा भी हानली जैसे कोर फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर था। अब वो दोनों भी ड्रिंक करते हुए बातें करने लगे। जिनचिंग कह रहा था कि कोर फॉर्म होते ही सब कुछ बदल जाता है, खासकर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ही कम एज में कोर को फॉर्म किया हो। अब तो स्टार पैलेस या फिर दूसरे इम्पोर्टेंट सेक्ट भी तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तुम्हें किसका साथ देना है इसका फैसला सोच समझ कर करना। तो हानली कहने लगा कि सीनियर, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, बस प्योर लक होने की वजह से मैं कोर फॉर्म कर पाया। और सच बताओ तो मैंने इतने सालों में सारा पैसा भी लुटा दिया। अगर आपके पास कोई फॉर्चून बनाने का मौका आए तो मुझे भी जरूर से अपने साथ ले जाना। दरअसल मुझे फॉर्मेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो शायद मैं आपके काम आ पाऊंगा। ये सुनकर तो जिनचिंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो कह रहा था, भाई मैं जरूर से तुम्हारे लिए अपने दोस्तों से बात करूंगा और फिर हम जल्दी किसी मिशन पर एक साथ जाएंगे। जो सुनते ही हानली उसका शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही वो जिनचिंग को बताता है कि मैं कई सालों से क्लोज डोर ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग से पहले डीमंस ने इनर सी पर हमले किए थे, तो अब यहाँ का माहौल कैसा है, वैसा ही है या फिर यहाँ पर पीस है? जिस पर जिनचिंग थोड़ा सा परेशान होकर जवाब देने लगा। वो कहता है कि यहाँ बस शांति है। मेरे मार्शल अंकल जिनको जब से स्टार पैलेस के इंचार्ज बने हैं, तब से हमेशा कुछ न कुछ होता रहता। पहला तो उन्होंने एब्सोल्यूट डार्कनेस के पैट्रियार्क को सप्रेस किया, फिर उन्होंने मायरियड धर्मा सेक्ट के साथ अलायंस बना ली, जिससे तो डिमोनिक सेक्ट में अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन जिनको ने उनके साथ साथ सिक्स पाथ के सेंट्स को भी सप्रेस कर दिया, जिससे तो उनका बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन बन चुका है। उनकी निगरानी में प्राइम स्टार आइलैंड पर मौजूद सी डिफेंस फॉर्मेशन को भी रिपेयर किया गया, जिससे अब इनर सी में कोई घोंसले टाइट्स नहीं आती। ये सब सुनकर हानली भी जिनको के इन कारनामों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कहता है कि शायद इस क्योटिक सी में लंबे समय तक ऐसी ही शांति बनी रहेगी। जिस पर जिनचिंग कहता है, नहीं मेरे दोस्त, ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे अंकल जिनचिन काफी ज्यादा गुस्से वाला बंदा है। मैंने तो कुछ ऐसे भी रूमर्स सुने थे कि दोनों सेंट्स के क्लोज डोर कल्टीवेशन के दौरान मेरे अंकल ने उनकी पावर्स को हथियाने की कोशिश की, मगर ये सब तो बस अफवाहें हैं। लेकिन हाल ही में स्टार पैलेस के कुछ सीनियर्स की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में खौफ का माहौल बन चुका है। ये सब सुनकर हानली कह रहा था कि अब तो मुझे काफी संभाल कर रहना होगा। जिसके बाद ये दोनों भी अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं। जिनचिंग की बातों से हानली को पता चल गया था कि सी ऑफ क्योटिक स्टार में अब ज्यादा सालों तक शांति नहीं रहेगी, इसलिए वो अपनी डिमोनिक कोर्स को सेल करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसने काफी सारे मैजिकल टूल्स भी खरीद लिए थे ताकि वो अपना नेटल मैजिक वेपन क्रिएट कर पाए। हानली को इस वेपन को रिफाइन करने में सबसे रेयर दो चीजों की जरूरत थी, जिसमें से एक है स्पिरिचुअल ट्री और दूसरी थी गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू, जिससे ग्रीन बैम्बू बी क्लाउड एक्ट के टोटल 12 सोड का एक सेट बनता है। मगर ये मटेरियल स्टार सिटी में किसी भी शॉप पर मौजूद नहीं था। हानली सोचता है कि बस कहीं से मुझे गोल्डन बैम्बू मिल जाए, फिर मैं उसके कई सारे सोड सेट बनाकर एक पावरफुल नेटल मैजिक वेपन क्रिएट कर पाऊंगा। अब हानली मार्केट से गुजर ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात हुई सीयू से। वो हानली से कह रही थी कि आप ही की वजह से मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच पाई। वो हानली के इस फेवर के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल थी। हानली को भी अब उनकी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी, मगर फिर भी वो सीयू से कह रहा था कि अब हमने अपनी अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ एलिक्सर भी दे दूंगा ताकि तुम अपने कल्टीवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना पाओ, मगर सीयू ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि मेरी सीनियर को इस मार्केट में एक मिस्टीरियस पर्सन के बारे में पता चला। वो बंदा डिमोनिक बीस्ट के मटेरियल्स को अलग अलग जगह पर सेल कर रहा है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर उसी बंदे की तलाश करने भेजा था और अब मुझे पता चल गया कि वो बंदा तो आप हो। जो सुनकर हानली सोचता है कि मैं इतना केयरफुल रहने के बाद भी सीयू के मास्टर ने मुझे ढूंढ लिया। सीयू कह रही थी कि मेरी मिस आपसे वो सारा मटेरियल एक साथ खरीदना चाहती है, मगर हानली ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम उस बंदी को जानती होंगी, लेकिन मेरे लिए वो एक स्ट्रेंजर है, भला मैं एक अनजान बंदे के साथ डील क्यों करूंगा। लेकिन सीयू तो उसका हाथ पकड़कर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी और तभी
वहाँ पर जिंगमेई नाम की बंदी पहुँच जाती है। दरअसल ये मेलोडियस सेक्ट की एक एल्डर है। वो हानली को ग्रीट करके अपने साथ मेलोडियस सेक्ट आने की रिक्वेस्ट करने लगी, तो हानली भी उसे एक्सेप्ट करके उनके फैक्शन में पहुँच गया। वहाँ पर हम एल्डर लियो के जूनियर जाओ जेंग को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेशन की कोर फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर था। वहीं पर सीयू को हानली के लिए काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था, मगर जिनमेई उसे वहाँ से भगा देती है। इधर जाओ जेंग ने हानली को चाय ऑफर की। उसे मेलोडियस सेक्ट का गेस्ट डिसाइपल बनाकर स्टार पैलेस के लोगों ने यहाँ भेजा था। अब जिंगमेई हानली से कहने लगी कि हम तो आपसे वो सारी डिमोनिक कोर्स खरीदना चाहते हैं। पहला तो हानली ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तो अपना सारा मटेरियल ऑलरेडी सेल कर दिया है, अब मेरे पास बाकी कुछ भी नहीं। जिस पर जिंगमेई कहती कि सीनियर प्लीज झूठ मत बोलो, हम आपको उस मटेरियल की काफी अच्छी कीमत देंगे। यहाँ पर हानली जाओ जेंग और जिंगमेई को देखकर इतना तो समझ गया था कि दोनों लोग अलग अलग सोच रखते हैं। साथ ही हानली को शक था कि शायद यही बंदी जिलिंग है जिससे वो प्राइम स्टार आइलैंड पर मिला था। तो हानली फाइनली उनके साथ डील करने के लिए राजी हो गया। अब वो वापिस जाते हुए देखता है कि ये लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। उन्होंने साउंड सीलिंग स्पेल का यूज करके उस पूरी जगह को कवर किया था। इधर हानली के जाने के बाद जिंगमेई कह रही थी कि ये बंदा एक बेहतरीन फाइटर होगा, हम उससे मटेरियल खरीद के इसे अपने साथ शामिल कर सकते हैं। जिस पर जाओ कहने लगा कि इस बंदे के बारे में मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की है। इसने हाल ही में कोर को फॉर्म किया और फिलहाल वो अपना नेटल मैजिकल वेपन बनाने की फिराक में है, लेकिन एक फ्री कल्टीवेटर के पास कोई वेपन नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बंदा एक किलिंग गॉड है, तो तुम अपनी अदाओं से उसे उल्लू नहीं बना सकती। साथ ही वो जिंगमेई पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने हानली को मामूली सा कल्टीवेटर समझने की गलती कर दी। उसने फिर जिंगमेई को साफ साफ बता दिया कि जब भी हानली वहाँ आएगा सिर्फ वही उसके साथ डील करेगा। तो जिंगमेई दोबारा से अपने फ्लर्टी अंदाज में उससे कहने लगी कि आप तो एक एक्सपीरियंस्ड एल्डर हो, तो आप जरूर से उसे इस मिशन के लिए मना लोगे। इधर सीयू को इतना तो समझ आ गया था कि ये लोग कुछ इवल प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए उसकी रिपोर्ट सीधे अपने मिस को करती है। वो उसे बता रही थी कि ये लोग उस बंदे से मटेरियल की डील के बहाने कोई मिशन करवाना चाहते हैं, और ये सारी बातें उस बंदी को ऑलरेडी पता थी, मगर फिर भी वो उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। सीयू से कह रही थी कि जाओ और जिंगमेई किसी भी काम के नहीं है, आप तो हमारे फैक्शन के लीडर होकर भी वो आपकी कोई इज्जत नहीं करते। इनफैक्ट इन दोनों के होते हुए भी हमारा ढेर सारा सप्लाई और आर्टिफैक्ट चोरी हो गए। मेरी मानो तो आप इन दोनों को यहाँ से भगा दो, मगर उस बंदी ने इसके लिए मना कर दिया। इधर हानली जैंग को लेकर जाओ जेंग से मिलने आ जाता है। उसने अपना बचा हुआ सारा मटेरियल इन लोगों को सेल कर दिया था। अब वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जाओ जेंग कहता है कि मुझे तुमसे एक और डील करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी मेरे साथ स्कॉर्पियन आइलैंड पर चलो। दरअसल स्कॉर्पियन आइलैंड के इवल लोगों ने हमारे मेलोडियस सेक्ट में चोरी की है, साथ ही साथ उन्होंने हमारे कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। दरअसल उनके पास टोटल 3 कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। उस वक्त तो मैं और मेरा दोस्त एल्डर फू उन्हें हराने में फेल हो गए, मगर हमें हमारा मटेरियल वापस चाहिए। जिस पर हानली कहने लगा कि 3 कोर स्टेज के लोगों ने आपका मटेरियल चुराया, लेकिन मुझे शक है कि उनके पीछे कोई नेसेंट सोल स्टेज वाला बंदा होगा, तो इस खतरनाक मिशन में भला मैं आपका साथ क्यों दूं? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। जिस पर जाओ जेंग कहने लगा कि इस मिशन के लिए मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया है, तो हमारे पास टोटल 6 कोर स्टेज वाले बंदे होंगे, इसलिए ये मिशन इतना भी खतरनाक नहीं। साथ ही मैंने सुना था कि तुम हेवनली लाइटनिंग बैम्बू की तलाश कर रहे हो, और हमारे उस मटेरियल में वो बैम्बू भी शामिल था। जिस पर जेंग कहता है कि ये हब 3 डिवाइन वुड्स में से एक है। तो जाओ जेंग कह रहा था हाँ ये बात मैं जानता हूँ, और ये हब आपको कैओटिक सी में कहीं नहीं मिलेगा। तभी हानली जिंगमेई से पूछने लगा कि क्या ये हब आगे ग्रो कर पाएगा, जिस पर वो जवाब देते हुए बताने लगी कि हमने उसे रिफाइन नहीं किया था, इसलिए उस बैम्बू की ग्रो होने के चांसेस है, मगर यूजुअली इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा स्लो होती है। 10,000 सालों में वो बस 1 इंच तक ही ग्रो हो पाएगा। तभी जाओ जेंग उस पर गुस्सा करके उसे पीछे कर देता है। वो कह रहा था कि तुम इस बंदे को और उलझन में मत डालो। तभी हानली कहता है कि ठीक है मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली तो ये कि उस लोकेशन पर जाके मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने आगे फाइट करनी है या पीछे हटना है, आप मुझे फोर्स नहीं करोगे। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मिशन के बाद आप खुद पर्सनली आकर लाइटनिंग बाम्बू मेरे हवाले करोगे, और मेरी तीसरी शर्त ये है कि इस मिशन में मेरे दोस्त जैंग को भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो जाओ जेंग तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। अब अगले सीन में हम मेलोडियस सेक्ट की लीडर जिलिंग को देख पाते हैं। वो
अपने पेरेंट्स को याद करके कहने लगी कि पता नहीं मैं आपका रिवेंज कैसे ले पाऊंगी। अब यहाँ से हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई गई। वहाँ पर जीलिंग ग्रैंड एल्डर जिंगकुई को बता रही थी कि जाओ जिंग दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, मगर वो बंदा इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमें उसकी गद्दारी साबित करनी है तो उसे रेड हैंड पकड़ना होगा। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहता है कि तुम अब काफी ज्यादा समझदार हो गई हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जाओ जिंग इतने आसानी से हमारी पकड़ में आएगा? जिस पर जीलिंग कहती है कि सभी लोग वॉइड हेवन के मिसिंग मैप को ढूंढना चाहते हैं और जाओ जिंग भी यही करेगा। तो मेरे पास एक कमाल का प्लान है जिसके तहत हम उसे आसानी से फंसा पाएंगे। साथ ही एब्सोल्यूट डार्कनेस का पेट्रो क्लोज डोर ट्रेनिंग में बिजी है, तो फिलहाल ऊंचा भी उस आइलैंड का लीडर होगा, इसलिए प्लीज इस बार मेरी मदद कीजिए। मैं उस बंदे से बदला लेना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी सारा प्लान बना लिया है, तो बस आपको मेरे साथ किसी बैकअप को भेजना होगा। तो जिनको भी इसके लिए राजी हो गए, मगर उन्होंने जीलिंग को बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है पावर, इसलिए कभी भी अपने ओपोनेंट को कम समझने की गलती मत करना। तो जीलिंग भी उनसे प्रॉमिस करती है कि वो सारी बातें ध्यान में रखेगी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। रात के समय जिंगमी और जुआओ नाम की बंदी जीलिंग से मिलने पहुंच गई थी। वे दोनों भी बस जाओ जिंग के सामने जीलिंग से नफरत करने का नाटक करती थी, मगर असल में ये दोनों भी उसकी वफादार हैं। जिंगमी बता रही थी कि जाओ जिंग स्कॉर्पियन आइलैंड के लोगों को हराने के लिए बेकरार है, मगर मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही कि जाओ जिंग को अभी तक हम पर शक कैसे नहीं हुआ। हमने स्कॉर्पियन आइलैंड के साथ मिलकर ये रॉबरी प्लान की थी। जिस पर जीलिंग बताने लगी कि तुम परेशान मत हो, दरअसल ग्रैंड एल्डर खुद चाहते हैं कि हम जाओ जिंग का पर्दाफाश करें। जाओ जिंग को लग रहा है कि हम स्कॉर्पियन आइलैंड के लोगों को मारने जा रहे, मगर हमारा असली टारगेट होगा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड। एब्सोल्यूट डार्कनेस का ऊंचा वहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि उसे स्कॉर्पियन आइलैंड से ट्रेजर लूटना है। जिसके बाद हमें 15 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हानली जैंग को लेकर 60 सालों में पहली बार हेवनली स्टार सिटी से बाहर आया था। वो कहता है कि शायद इस बार हमें कोई चीज नहीं करने वाला, एटलीस्ट हम उम्मीद तो यही करेंगे। लेकिन हानली कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जैंग को समंदर किनारे रोक देता है ताकि जरूरत पड़ने पर जैंग उसकी मदद करने पहुंच जाए। जिसके बाद हानली अपना मास्क पहनकर इन लोगों के पास आ जाता है। वो कह रहा था कि जैंग ने आखिरी मोमेंट पर अपना इरादा बदल दिया, वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं आ पाया। जिस पर जिंगमी हानली से कहने लगी कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि आपने आपका वादा निभाया। वहाँ पर हम एल्डर फू को भी देख पाते हैं, जो कि कोर फॉर्मेशन के इनिशियल स्टेज का कल्टीवेटर था। उसके और जाओ जैंग के आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। अब ये लोग जीलिंग के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बंदा हानली को बताने लगा कि मेलोडियस सेक्ट की लीडर ने आज तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, मगर मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैंने तो इस बैटल में इसीलिए पार्टिसिपेट किया ताकि मुझे उन्हें देखने का मौका मिले। इधर हानली दिल में ही कह रहा था कि मैंने भी कई सालों से जीलिंग से मुलाकात नहीं की, एटलीस्ट वो बिना फेस रिवील किए इतनी ज्यादा फेमस है। और तभी वहाँ पर प्राइम टॉर्टोइज आइलैंड के रेड फायर मॉन्स्टर के साथ जीलिंग की एंट्री हुई। रेड फायर मॉन्स्टर कोर फॉर्मेशन की फाइनल स्टेज पर था, यानी कि कभी भी नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच सकता है। वहीं पर हानली सोचता है कि जीलिंग ने इतने सारे लोगों को यहाँ पर जमा किया, पता नहीं हमारा अपोनेंट कौन होगा। इधर जीलिंग सीधी जिंगमी और जुआओ के पास आ जाती है। उन दोनों से कह रही थी कि आज हम एक पावरफुल दुश्मन का मुकाबला करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि हम ये आपसी मनमुटाव भूल कर दोस्ती कर ले। मगर वो दोनों कह रही थी कि तुम्हें तो बैटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए बेकार में यूँ बड़ी बड़ी बातें करके हमारा टाइम जाया मत करो। और फिर वो दोनों आपस में ही झगड़े करने लगी, जो देखकर जाओ जिंग को काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। वो तो चाहता है कि सभी लोग जीलिंग के खिलाफ हो जाए, लेकिन हानली समझ गया था कि ये तीनों आपस में जितनी दुश्मनी दिखा रही है ये उतनी ही ज्यादा क्लोज है। अब जीलिंग उसकी मदद के लिए आए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि हमें बस जस्टिस के लिए फाइट करनी है। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जान बचाकर बैटल से पीछे हट जाओ। जिसके बाद ये सभी लोग बड़ी ही तेजी से स्कॉर्पियन आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर में लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। हानली तो इस आइलैंड को देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। यहाँ पर बिच्छू के डंक जैसी बहुत बड़ी क्लिफ बनी हुई थी। इधर जाओ जिंग ने गोल्डन बी को रिलीज करके वहाँ लगे फॉर्मेशन को चेक किया। उस बी की टच होते ही वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उसे जला देता है, मगर हानली तो उसे देखते ही समझ गया था कि ये फॉर्मेशन एकदम ही सिंपल है। वहीं पर जाओ जिंग और फू ने मिलकर उस फॉर्मेशन
फॉर फायर अटैक किए, जिससे वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से स्कॉर्पियन आइलैंड की कल्टीवेटर तुरंत ही इनके सामने आ गए। जाओजिंग उनसे कह रहा था कि आज मैं अपने डिसाइपल की मौत का बदला लूंगा। जिसके बाद जाओजिंग और उसके साथी मिलकर दुश्मनों पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए, मगर ज़ीलिंग अपने दोस्तों के साथ सिर्फ खामोशी से तमाशा देखती है। इधर जाओजिंग अपनी टीम के साथ मिलकर दुश्मनों पर मुसलसल हमले कर रहा था, तो उन्होंने भी जवाबी हमले करना शुरू कर दिए, जिससे तो पूरे स्कॉर्पियन आइलैंड पर तबाही मच गई थी। इन दोनों टीम्स के कई सारे कल्टीवेटर्स घायल हो गए। उतने में ही स्कॉर्पियन के एक बंदे ने इवल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक डिमोनिक हैंड को समन कर लिया। वो डिमोनिक हैंड बड़ी तेजी से जाओ के बंदों को कुचल रहा था, जिसमें कई सारे कल्टीवेटर्स का सफाया हो गया। हानली तो इस डिमोनिक हैंड और उससे रिलीज होने वाले ऑरा को देखते ही समझ गया कि ये तो एनिग्मेटिक डार्क डिमोनिक ऑरा है। ऐसी आर्ट का यूज तो बस एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोग ही कर सकते हैं। कहीं स्कॉर्पियन आइलैंड का उनसे कोई कनेक्शन तो नहीं। मीनवाइल जाओ ने अपने मैजिकल ट्रेजर का यूज करके इस डिमोनिक हैंड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर हानली भी इस बैटल में शामिल हो जाता है। वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए एक जगह पर पहुंच गया था, मगर उसे चारों ओर से उन लोगों ने घेर लिया। तो हानली ने भी अपनी ब्लैक ड्रैगन सोर्ड को समन कर लिया, लेकिन तभी वो लोग हानली को केयरफुली देखने के बाद कहने लगे कि ये बंदा तो हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है, तो इसे मारने की भी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो सभी लोग वहाँ से रवाना हो गए। इधर हानली को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग दुश्मन होकर भी उस पे अटैक क्यों नहीं कर रहे। वहीं पर सीनियर रेड फायर भी एक्शन में आ जाता है। उसने इन लोगों पर फायर अटैक करना शुरू कर दिए थे, मगर वो लोग तो आसानी से उनके अटैक को डॉज करने लगे। साथ ही हानली देखता है कि ज़ीलिंग की दोस्त और रेड फायर दुश्मनों पर अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहे, मानो उन्हें किसी के यहाँ आने का इंतजार हो। वहीं दूसरी तरफ फू और जाओजिंग को स्कॉर्पियन के कल्टीवेटर्स ने चारों ओर से घेर लिया था, तो वो अपने ट्रेजर का यूज करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। उसने अपनी एनर्जी रिंग से ब्लेड बनाकर उन सभी को उसमें लपेट लिया था, जिससे वो लोग बुरी तरह से तड़पने लगे और फाइनली उसने उन सभी को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़ीलिंग अपने दोस्तों के साथ एक कैरी में महफूज थी। उसने तो इस बैटल में अपनी जरा भी पावर्स यूज नहीं की, भले ही वहाँ पर हमले हो रहे थे, मगर वो डिफेंड करने के अलावा दुश्मनों पर कोई एक्शन नहीं लेती, जो देखकर तो जाओजिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम यहाँ पर बस तमाशा देखने तो नहीं आई होगी, इसलिए जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करो। तो ज़ीलिंग भी फायर अटैक से उन पर एक कमजोर हमला कर देती है, जिसमें वो लोग सिर्फ थोड़े पीछे हट गए थे। साथ ही ज़ीलिंग ने अपनी जूनियर डिसाइपल्स को भी वापस सेक्ट में जाने का हुक्म दिया और अब वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से अटैक होने लगे, जिसमें कई सारे डिसाइपल्स मारे जाते हैं। दरअसल यहाँ पर स्कॉर्पियन आइलैंड के लीडर सन की एंट्री हुई थी, जो कि कोर फॉर्मेशन के आखिरी स्टेज पर है, और ये स्कॉर्पियन आइलैंड के हिडन फियांसे का भी लीडर था। वो जाओजिंग से कहने लगा कि शायद पिछली बार के बैटल में तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने गलती कर दी। एल्डर सन को देखकर तो जाओजिंग के खून में ही आग लग गई। वो अपने साथियों को बता रहा था कि यही वो चोर है जिसने हमारे डिसाइपल्स को मार के उनका सारा ट्रेजर लूट लिया। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बंदे के खिलाफ फाइट में मेरा साथ देकर इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। जिस पर सीनियर रेड फायर कहता है कि जाओजिंग पहला तुम ही इस पर अटैक करो, अगर तुमसे ये संभाला नहीं गया तो मैं भी तुम्हारा साथ देने आ जाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों टीम्स आपस में भिड़ गई और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।